हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हो गया था बायोडायवर्सिटी का कंप्लीट। आज से हमारा सेकंड टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, पर्यावरण से जुड़े प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। आज हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन और एक हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे दो दो तीन तीन करके हम ऐसे कवर करेंगे, पर उसको डिटेल में करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं निपटाएंगे। तो देखिए, जो हमारे मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस की दुनिया को ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसे ही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे जनसंख्या में वृद्धि हुई और हमारे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन स्टार्ट हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत गहरा संकट मंडरा रहा था। जब समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाने लगी, तब किस चीज़ का आयोजन किया गया, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया गया। तब हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ी। इन सम्मेलनों ने क्या किया भाई, आपका जो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक नीति थी, ढांचे थे, ये तैयार किए। यही रीज़न था हमें कि हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों की ज़रूरत पड़ी। किस किस वजह से, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जो हमारे संसाधन हैं उनका अंधाधुंध जब हम यूज़ करने लगे, तो जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ा। तब इन समस्याओं के लिए हमारे नेशनल जो हमारी बाउंड्रीज हैं, ये समस्या उससे बाहर जाने लगी। तो अपने आप कौन सा मुद्दा बन गया, एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। अगर इंटरनेशनल मुद्दा जो चीज़ बन चुकी है, उसी के लिए फिर हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों की हमें ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण संरक्षण की कुछ वैश्विक नीति ढांचे तैयार किए गए। उसमें सबसे पहला आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, ये कब हुई आपकी, ये हुई 1972 में। कब हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपकी, 1972 में। इसका जो कंप्लीट नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या नाम था इसका पूरा, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन, क्या नाम था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था हमारे स्टॉकहोम स्वीडन में। ये इसका महत्व क्या था, देखो, यह दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। क्या था, पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था हमारी दुनिया का, और पहली बार पर्यावरण को मानव अधिकार से इसमें जोड़ा गया। क्या महत्व था इसका, दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था और पहली बार ही पर्यावरण को मानव अधिकार से जोड़ा गया। तो जो हमारा 5 जून है, इसको हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब बनाते हैं, 5 जून को बनाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिले थे, 6 प्रिंसिपल्स आए थे मानव पर्यावरण के संबंध में, और यूएनईपी की स्थापना हुई। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ आपका, नैरोबी में। और यह इसी टाइम पे आपका जो 5 जून को क्या घोषित किया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया। ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी। अगर हम इसमें भारत की भूमिका की बात करें, तो 72 के टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी का इसमें एक ऐतिहासिक कथन आता है, क्या, पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर। इंदिरा गांधी जी ने क्या इस पर अपनी विवेचना की थी, क्या स्टेटमेंट दी थी भारत में, ये दिया था कि पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर, यानी कि गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड उसकी बात करें, तो एक आया था आपका कोकायोग घोषणा। जो ये कोकायोग घोषणा है, देखो, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम करेंगे क्या क्या। लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि स्टॉकहोम क्या था, या कोकायोग घोषणा कब थी, कैसे थी, क्या क्या इसके अंतर्गत मुद्दे थे।
तो सेकंड क्या हुई, कोकोयो घोषणा। जो कोकोयो घोषणा थी ये 1974 में दी गई, कहां पर, आपके मेक्सिको में। इसका टॉपिक क्या था, पर्यावरण और विकास। इसका महत्व क्या था भाई, विकासशील देशों की पर्यावरणीय चिंताओं पर जोर देना। फिर हमारा एक आया था ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट, लेकिन ब्राटलैंड के पहले तो एक और आया था आपका वर्ल्ड कन्वेंशन स्ट्रेटजी, जो हमारे इन दोनों के बीच में एक और आया था भाई, उसको भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे। क्या आई थी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई थी। जो आपकी ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थी ये आई थी आपकी 1980 में। कब आई थी, 1980 में। इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी संस्थाएं थी आपकी, जैसे IUCN तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, और जैसे आपकी UNEP भी मैं आपको करवाऊंगी, और हमारा जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड वाला, वो वाला, ठीक है। इसका योगदान क्या था भाई, जो आपका कंजर्वेशन है, संरक्षण है और विकास को इसने जोड़ा, यानी कि कंजर्वेशन प्लस डेवलपमेंट को इसने जोड़ा, और आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस शब्द को लोकप्रिय बनाया आपका किसने, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में। फिर आपका आया था ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, यानी कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। इसके अंतर्गत किस चीज़ पे योगदान दिया गया, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है वो इसी के अंतर्गत आई थी, जो सतत विकास की अवधारणा दी थी इन्होंने। जैसे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है, वर्तमान की जरूरतों को पूरी करना बिना भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए, ठीक है। यानी कि हमें ऐसा विकास करना है कि आज भी हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, और हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है, उनको भी किसी चीज़ की कमी ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा ही ये थी कि वर्तमान की जरूरतें पूरी करना और बिना भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सी आई थी, स्मिथ आई थी, कौन सी, रियो अर्थ स्मिथ। कौन सी आई थी, रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो अर्थ स्मिथ, ये आई थी 1992 में। इसका पूरा नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, UNCED। क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ये किस स्थान पर हुआ था, ये हुआ था आपके रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरो आपका कहाँ है, आपका ब्राजील में है। अगर हम इसकी उपलब्धियों की या मुख्य दस्तावेजों की बात करें तो इसके अंतर्गत एक तो आपका रियो डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें आपके 27 सिद्धांत थे। क्या थे, 27 सिद्धांत थे। किसमें, रियो डिक्लेरेशन में। एक आपका एजेंडा 21 हुआ, एक आपकी जैव विविधता संधि हुई, CBDs हुई, एक आपका जो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क था उस पर काम किया गया, जैसे आपका UNFCCC वाला। एक आपके जैव विविधता संधि हुई, जिसको हम बोलते हैं CBD, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और एक आपका आया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। क्या आया था भाई, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए थे। जो ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं यही तो हैं आपके क्या, यही तो हैं हमारे 27 सिद्धांत, ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फिर अगर हम बात करें कि भाई इसका महत्व क्या है, रियो डी जेनेरियो का, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करना, यानी कि पर्यावरण प्लस डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल पहचान दिलवाना। यही हमारा क्या था, रियो अर्थ जो आपकी स्मिथ थी उसका काम था। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कब आया था, 1992 में आया था। रियो अर्थ स्मिथ कब आया, 1992 में। कहाँ, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कंप्लीट कर चुके हैं, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, जाके देख लेना, ठीक है। जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब आया था, 1997 में आया था। किसके अंतर्गत आया था, वही आपका UNFCCC के अंतर्गत ही इसको लेके आए थे। इसका उद्देश्य क्या था भाई, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसके उत्सर्जन में कमी लेके आना। और जैसे हमारी डेवलप्ड देशों में इसकी कानूनी बाध्यता थी, विकसित देशों पर क्या थी, कानूनी बाध्यता थी। अगर हम इसके फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे आपका CDM है उसमें आपके भारत को लाभ पहुंचा, एमिशन ट्रेडिंग पे काम किया गया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया गया। फिर हमारा आया था नेक्स्ट स्मिथ, कौन सा था, जोन्सबर्ग स्मिथ।
जोहान्सबर्ग स्मिथ कब आया था? 2002 में आया था, यानी कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब आया था? 2002 में आया था। इसको हमने नाम दिया था वर्ल्ड स्मिथ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड स्मिथ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब आया था जोहान्सबर्ग स्मिथ? 2002 में आया था। इसका फोकस किस किस चीज पे था? एक तो पॉवर्टी, वाटर, एनर्जी, हेल्थ पर था। एक आपके इम्प्लीमेंटेशन पे था, यानी कि गरीबी उन्मूलन प्लस पर्यावरण संरक्षण पर। और ये किस जगह पे आया था? ये हमारा आया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फिर हमारा आया था रियो 20 स्मिथ। रियो 20 स्मिथ 2012 में आया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारी ग्रीन इकोनॉमी। क्या थीम थी इसकी? ग्रीन इकोनॉमी। ये भी कहाँ पर था? आपका रियो डी जेनेरियो में था। और इसका लक्ष्य क्या था? जो हमारे SDGs है, यही इसका बेस है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट क्या थी? द फ्यूचर वी वांट। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट क्या थी? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक के बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे। आज सिर्फ हम ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम अब करेंगे क्या, हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या होंगे। फिर हमारा आ गया था एक क्या, पेरिस जलवायु समझौता। जो पेरिस जलवायु समझौता है 2015 में आया था। ये भी हम कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। किस स्थान पर था? पेरिस, फ्रांस में। इसका लक्ष्य क्या था? यानी कि जैसे आपके COP20 वगैरह 2021 ये सब आए थे। इसका लक्ष्य क्या था भाई? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और सभी देशों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। इसमें आपकी NDCS प्रणाली आई थी। ठीक है, जैसे भारत में आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था, वो इसी के अंतर्गत आया था। फिर जैसे हमारा एक और आया था, कौन सा? हमारा जो SDGP था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। ये आए थे हमारे। ये कब आए थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 2030 के लिए बनाए गए थे भाई। इसमें कुल 17 गोल्स थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हम कंप्लीट डिटेल में कहाँ कर चुके हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसको आज ही करने की जरूरत है वो वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस में जाओ, प्लेलिस्ट में, वहाँ से कंप्लीट करो। हम इनमें से जैसे आपका पेरिस समझौता था, क्योटो प्रोटोकॉल था, ये हम वहाँ पे कंप्लीट निपटा चुके हैं, लेकिन हम इनको दोबारा एनवायरमेंट में भी करेंगे। तो आपका फिर जैसे आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 गोल्स थे। जैसे आपका SDG 6 किसके लिए था? वाटर के लिए। SDG 7 एनर्जी के लिए। SDG 13 था क्लाइमेट एक्शन के लिए। 14 किसके लिए था? लाइफ बिलो वाटर के लिए। और 15 किसके लिए था? लाइव ऑन लैंड के लिए था। फिर हमारा कौन सा आ गया था? फिर हमारा आया था भाई ग्लासगो सम्मेलन। ग्लासगो सम्मेलन जिसको हम COP26 भी बोलते हैं, ये आया था 2021 में। इसके अंतर्गत हमने किस चीज पे बात की थी? कोल फेज डाउन पे बात की थी और नेट जीरो कमिटमेंट्स के ऊपर बात की थी। जैसे भाई नेट जीरो बाय 2070, ये किसका लक्ष्य है? ये भारत का लक्ष्य है। और ये सब किस में बात हुई थी? ग्लासगो सम्मेलन में हुई थी। ग्लासगो सम्मेलन यानी कि जो आपका COP26 था और 2021 में हुआ था। इसका स्थान कहाँ पर था? ये स्कॉटलैंड UK में हुआ था। इसके अगर महत्व की बात करें तो भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 था। ठीक है, कोल फेज डाउन पे काम किया गया था। फिर जैसे आपका दुबई सम्मेलन हो गया COP28 2023 में। कहाँ पर किस जगह पर हुआ था? दुबई UAE में हुआ था। इस पर किस पे काम किया गया था? जैसे फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन पर, क्लाइमेट फाइनेंस पर, इस पे काम किया गया था। तो अगर हम बात करें, ये जो सम्मेलन है ये क्या सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अकेले किसी देश के बस की बात नहीं है, वैश्विक सहयोग से ही इसका समाधान होगा। और भी समिट्स हैं और भी प्रोटोकॉल हैं, वो हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे। तो आज हमारा पहला क्या रहेगा? आज हम क्या करते हैं, हमारा एक निपटा देते हैं। कौन सा? स्टॉकहोम कन्वेंशन। जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, अभी हम थोड़ा सा तो करके आए हैं, इसके बारे में करके आए हैं ना। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने इसके बारे में क्या किया था। क्या किया था स्टॉकहोम कन्वेंशन में, कि ये कैसी है? यह एक पर्यावरण इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपकी संधि है। इसका उद्देश्य क्या है? हानिकारक रसायन जो हमारे POPS को, इनको नियंत्रित करना और समाप्त करना। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? इसको कब लागू किया गया था?
अपनाया कब गया था? 22 मई 2001 में। और लागू कब हुआ था? 17 मई 2004 को। कब लागू हुआ था? अपनाया कब गया था? 22 मई 2001 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 17 मई 2004 को। जो ये हमारा कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, ये किस लिए हुआ था? मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 22 मई 2001 को। और इस पे काम किसने किया था? क्या था ये हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन? कब हुआ था? 2001 में। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारे हानिकारक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको नियंत्रित करना और उनको समाप्त करना। यह कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसको अपनाया कब गया था? 22 मई को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भाई? 22 मई को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मई को। और लागू कब हुआ था? 17 मई 2004 को ये लागू हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके अगर हम मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो जैसे आपका आया था ना, देखो भाई, जो हमारा ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसको हम दोबारा से करते हैं एक बार, क्योंकि रट्टा थोड़ी लगाना है, हमें समझना भी है। देखो, जो हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन है, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो भाई, जब से हमारी 20वीं सदी स्टार्ट हुई, ऐसे केमिकलों का यूज़ बहुत लंबे टाइम से बढ़ने लगा कि जो पर्यावरण में बने रहते हैं वो लॉन्ग टर्म तक। 20वीं शताब्दी में कई ऐसे केमिकलों का यूज़ बढ़ा जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और जीवों के शरीर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, चाहे एनिमल्स हों या हमारे प्लांट्स हो या हम खुद ह्यूमन हो, हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय तक जमा हो जाते हैं, जिससे है ना हमें बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। इन्हीं रसायनों को हम क्या बोलते हैं? POPS बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, POPS, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स बोल दो, पोल्यूटेंट्स। जो ये हमारे POPS हैं, इनको नियंत्रित करना और समाप्त करना, यही क्या था? स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य था कि भाई इनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए। इसी नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या अपनाया गया भाई? स्टॉकहोम कन्वेंशन को अपनाया गया। ये कब अपनाया गया था? 22 मई 2001 को ये अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? 17 मई 2004 को लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? कहाँ लागू हुआ था? हम लास्ट अभी करके आए थे आपके स्टॉकहोम, स्वीडन में लागू हुआ था। अगर हम इसके प्लेस की बात करें तो किस जगह पर इसको लागू किया गया था? आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर है? हमारे स्वीडन में है। यहाँ पर इस जगह पर इसको लागू किया गया था। और ये किसके अधीन काम करता है? ये आपके काम करता है UNEP के अधीन। UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके अधीन ये काम करता है। किसके अधीन काम करता है? स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके अधीन काम करता है? आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के अंडर काम करता है। और अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश हैं 180 प्लस, जिसमें हमारा भारत भी इंक्लूड है। ठीक है, तो जो हमारा ये POPS है, जिसको हम क्या बोलते हैं? persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये होता क्या है? जो आपका POPS है, ये बहुत ज्यादा जहरीला कार्बनिक रसायन होता है एक, जिसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये लंबे समय तक एक तो नष्ट नहीं होते। ठीक है, जीवों की चर्बी में ये जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और खाद्य श्रृंखला के में
ऊपर जाते हैं और उनकी मात्रा बढ़ती है, जैसे हम उनको खाते हैं तो हमारे शरीर में और मात्रा बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगर हवा और हमारे पानी से ये दूर दूर तक फैलते हैं, इसकी वजह से हमें जैसे कैंसर होता है भाई, हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, हमारे जो जन्म दोष होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ये सब होते हैं किसकी वजह से? पीओपीएस की वजह से। तो इस कॉन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ही क्या था? जो आपके पीओपीएस हैं, जो हमारे इनको हम बोलते हैं प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन, यानी कि पीओपीएस का उन्मूलन करना, यानी कि इनको खात्मा करना, पीओपीएस के उत्पादन, उपयोग और आयात निर्यात पर रोक लगाना, पर्यावरण में इनकी उपस्थिति को कम करना और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देना। यही क्या था भाई? इसका मेन उद्देश्य था स्टॉकहोम कन्वेंशन का। जैसे आपका पीओपीएस क्या है? ये एक ऐसा रसायन है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजिटेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जीवों के शरीरों में जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे फिर हवा और पानी से दूर दूर तक भी फैलते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में जैसे आपका कैंसर होता है भाई, इससे कैंसर हो गया, आपका हार्मोन की गड़बड़ी होगी, और हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये होता है पीओपीएस, यानी कि स्थायी जैविक प्रदूषक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे आपका जो डीडीटी आता है, पौधों में डालते हैं हम, पीसीबी हो गया, और हमारा डाइक्सोइन हो गया, फर्नेंस हो गए। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके पीओपीएस के एग्जाम्पल। जैसे है ना, अब अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो आपका डीडीटी हो गया, अल्ड्रिन हो गया, डाइल्ड्रिन हो गया, एंड्रिन हो गया, क्लोरोडेन हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, और हमारा जो टोक्साफेन हो गया, और मायरेक्स, ये कुछ हमारे पेस्टिसाइड थे, उनके एग्जाम्पल थे। अगर हम औद्योगिक रसायनों की बात करें तो जैसे आपका पीसीबी हो गया, और अनजाने में उत्पन्न रसायन जैसे हमारा डाइक्सिन हो गया, फर्नांस हो गया, और या हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्या है? ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं भाई, मिस मैनेजमेंट की वजह से ये कंडक्ट होते हैं। अगर हम इसके मुख्य प्रावधान की बात करें तो जो हमारा पीओपीएस है, इसके उत्पादन और उपयोग की समाप्ति या उनको सीमित करना, सुरक्षित भंडारण और उनका निपटान करना, विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता पहुंचाना, और वैकल्पिक रसायनों को बढ़ावा देना। इस कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पर इसको अपनाया कहाँ गया था? आपके स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ अपनाया गया था? स्टॉकहोम स्वीडन में अपनाया गया था। लेकिन इसका आज के दिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम भारत और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो भारत भी इसका सदस्य है। 180 प्लस देश आज के दिन इसमें शामिल है। डीडीटी का सीमित उपयोग केवल मलेरिया नियंत्रण के लिए होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो हमारा MOEFCC होता है, एक नोडल एजेंसी के रूप में इसमें काम करता है। और इसके अंतर्गत जैसे हमारा UNEP है, वो इसके अधीन कार्य करता है। आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके अधीन कार्य करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काम करता है। और जो हमारा GEF है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये क्या करती है? इसको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये था हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, इसके अंतर्गत मेन सबसे चीज क्या है भाई? जो हमारे पीओपीएस हैं, यानी कि जहरीले कार्बनिक रसायन हैं, इनको उपयोग के लिए मनाही करना या इनके उपयोग के लिए इनको सीमित रखना, सिर्फ यही इसका एक था, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और ह्यूमन बचा रहे। तो चलो मिलते